हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया। यह एक यात्रा वृतांत है। एक बार जब लेखिका मधु कांकरिया शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी से ऊबकर पहाड़ी प्रदेशों का दौरा करने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़ती हैं, तो उस यात्रा का वर्णन इन्होंने इस पाठ में किया है। इस पाठ में इन्होंने सिक्किम से लेकर गैंगटोक के कटाव शहर तक की यात्रा इन्होंने की है, जिसका वर्णन इन्होंने बड़े ही मनोरम ढंग से किया है। इस यात्रा में इनके साथ इनकी एक सहेली मणि थी और इनकी जीप का ड्राइवर जितेन, जो कि एक गाइड भी है, जिसने इन्हें यात्रा में बहुत मदद की है, सहायता की है नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं, साना साना हाथ जोड़ी। लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं पाठ साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी एक प्रार्थना है, जिससे इस पाठ का नाम लिया गया है। यह है पूरी प्रार्थना इस प्रकार है। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशेली। इस प्रार्थना को उन्होंने एक नेपाली युवती से सीखा था, जिसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो लेखिका मधु काकरिया ने अपने यात्रा वृतांत में गैंगटोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा में प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन के साथ उन दृश्यों को भी छुआ है, जिनमें विषम परिस्थितियों में पुरुष और महिलाएं जीवन संघर्ष में लगे रहते। इस पाठ में लेखिका के सहृदय होने का भी पता चलता है। सहृदय से तात्पर्य है कोमल हृदय, यानी उनके हृदय में दूसरों के प्रति करुणा और दया भी थी। कैसे पता चलता है? क्योंकि उनका मन प्रकृति की मनोरम छटा देखने से अधिक जोखिम भरे कार्यों को करती हुई महिलाओं की ओर देखने में लगता है। कैसे जोखिम भरे कार्य देखने में, वो आप अभी पाठ में आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर जो पाठ का प्रारंभ हो रहा है वो गैंगटोक शहर के सौंदर्य का वर्णन यहाँ लेखिका ने सबसे पहले किया है। और लेखिका को गैंगटोक शहर देखकर ऐसा लगता है कि आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई है और सारे तारे नीचे बिखरकर टिमटिमा रहे हैं। बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसकी सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर था। और लेखिका गैंगटोक शहर के सौंदर्य में इस प्रकार सम्मोहित हो गई थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंध तो उन्हें हैरान कर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों किसी झालर बना रहे हों। सुबह युमथांग के लिए निकलना था, लेकिन जब आँख खुली तो बालकनी की ओर भागी, क्योंकि लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। किंतु पिछले वर्षों की तरह ही आज भी आसमान हल्के हल्के बादलों में ढका था, इसलिए इन्हें कंचनजंगा दिखाई नहीं दी। लेकिन तरह तरह के इतने सारे रंग बिरंगे फूल इन्हें दिखाई पड़े कि इन्हें लगा कि फूलों के बाग में आ गई हैं। युमथांग गैंगटोक से 149 किलोमीटर दूर था, जिसके बारे में जितेन नार्गे ने बताया कि सारे रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। और लेखिका उनसे पूछने लगी कि वहाँ बर्फ मिलेगी, बचकाने ढंग से, क्योंकि वो इतने उत्साहित हो गई थी कि बालकोसी की सहजता से उन्होंने पूछ लिया कि क्या वहाँ बर्फ भी दिखाई देगी। अब जा रहे हैं युमथांग के रास्ते में शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में एक कतार में लगी सफेद रंग की 108 मंत्र लिखी पताकाएं इन्हें दिखाई दी। पताकाएं यानी झंडे। इनके बारे में नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। सिक्किम में बौद्ध धर्म की अधिक मान्यता है। जब भी वहाँ किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से किसी पवित्र स्थान पर ये 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। और जितेन बता रहे हैं कि इन्हें उतारा नहीं जाता, बल्कि ये अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। एक बार नए कार्य की शुरुआत में भी ऐसी पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो 108 श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये स्वयं नष्ट हो जाती हैं। किंतु
किसी शुभ काम की, किसी कार्य की शुरुआत से पहले भी पताकाएं लगाई जाती हैं, परंतु वे रंगीन होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं। नार्गे बोले चला जा रहा था, लेकिन लेखिका नार्गे की जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर की ओर देख रही थी। उन्होंने दलाई लामा की तस्वीरें दुकानों पर भी वहां टंगी देखी थी। और रास्ते में कवि लॉन्ग स्टॉक पड़ा, एक जगह है जहां पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। आपको याद होगा, वहीदा रहमान जी और देवानंद जी के द्वारा अभिनीत फिल्म थी गाइड, जो बहुत हिट फिल्म थी अपने समय की। और यहाँ पर इस रास्ते में जो स्थान पड़ा है कवि लॉन्ग स्टॉक, वहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ के जो स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता और संधि पत्र के बारे में भी उसने बताया। रास्ते में एक कुटिया में घूमते हुए धर्म चक्र के बारे में भी बताया। वह एक प्रेयर व्हील है और ऐसी मान्यता है कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो इस प्रेयर व्हील के बारे में सुनकर लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भी इस देश की आत्मा एक ही जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब एक ही जैसी हैं। क्योंकि यहाँ मैदानी इलाकों में गंगा स्नान करके ऐसा लगता है कि हमारे सारे पाप धुल गए हैं, और वहाँ पहाड़ी इलाके में एक प्रेयर व्हील को घुमाने से लोगों की आस्था ऐसी है कि हमारे सारे पाप धुल रहे हैं। खैर, आगे चलते हैं। तो इनको धीरे धीरे जब ऊंचाई की ओर ये बढ़ रहे थे, कार्य करते हुए नेपाली युवक युवतियाँ और छोटे छोटे घर भी दिखाई दिए, और वहीं से हिमालय विराट रूप में दिखाई दे रहा था। दर्शकों, यात्रियों का काम में हिमालय पल पल परिवर्तित था। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय भी ऐसा प्रतीत हो रहा था उन्हें कि जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हिमालय और अधिक विशालकाय और अधिक बड़ा हो रहा है। और चोटियों के ऊपर बने संकरे रास्ते से गुजरते ऐसा लग रहा था कि रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे हों। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन लेखिका अपने शब्दों में कर रही हैं, और इन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते जा रहे हों। और इसी असीम बिखरी सुंदरता को देख सैलानी या वहाँ के पर्यटक हैं, वो झूम झूम कर गा रहे थे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। लेकिन लेखिका एक ऋषि की तरह शांत थी। वो जैसे स्तब्ध थी, सम्मोहित सी हो गई थी। वह ऐसा महसूस कर रही थी कि सारे दृश्य को मैं अपने अंदर समा लूं, अपने हृदय में समा लूं। वह जीप की खिड़की से आसमान की छूती हुई पर्वत शिखरों को देखती, कभी चांदी किसी तरह चमकती तीस्ता नदी के सौंदर्य को देखती। तीस्ता नदी सिक्किम में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, और शिखरों के भी शिखरों से गिरते हुए झरने, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को देखती, जिसके सौंदर्य को सैलानी अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं पाठ में। लेखिका अब जीप से उतरी और एक पत्थर के ऊपर बैठती हुई जलधारा में उन्होंने पांव डुबोया, और उनका हृदय प्रसन्नचित हो उठा, काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। उन्हें लगा कि अद्भुत क्षणों में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा है। वे स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती, यानी प्रकृति के सौंदर्य का पूर्ण रूप से वो आनंद उठा रही थी और सोच रही थी। इस सारे दृश्य को देखते हुए सोच रही थी, एहसास कर रही थी कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। इसी सौंदर्य को देखकर उन्हें लगा कि मैं सचमुच ईश्वर के निकट हूँ, क्योंकि प्राकृतिक दृश्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारी चीजें, सारी वस्तुएं ईश्वर ने बनाई है, और हम ईश्वर के प्रति समीपता, निकटता अधिक महसूस करते हैं। और सुबह सीखी हुई प्रार्थना फिर उनके होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी। लेकिन यकायक लेखिका के मन में सौंदर्य की छटा छिटक गई। उन्होंने देखा कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं, गूंदे आटे सी कोमल काया, परंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े, और कईयों की पीठ पर तो डोकों में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। डोको एक टोकरी होती है बहुत बड़ी सी, जिसको वे अपनी पीठ पर बांध लेती हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को उस टोकरी में रखती हैं, ताकि वो इधर उधर दौड़े भागे नहीं और आहत ना कर ले अपने आप को। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने का यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं खड़े बीआरओ कर्मचारियों से लेखिका ने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि जिन रास्तों से गुजरते आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जाते हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने
चौड़ा कर रही हैं, यानी सड़क के निर्माण का कार्य, सड़क के चौड़ीकरण का कार्य वहां पर चल रहा था। यह बहुत खतरनाक था क्योंकि यहाँ पर जरा सी चूक होते ही, जरा सी गलती होते ही सीधा पाताल प्रवेश यानी मृत्यु को आलिंगन करने जैसा ही था। तभी लगातार लेखिका ऊंचाइयों की ओर जब बढ़ रही थी तो रास्ते में स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे उन्हें मिले, जिनके बारे में नार्गे ने बताया कि यहाँ का जीवन कठोर है, यानी आसान परिस्थितियाँ नहीं है। यहाँ एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। इसी स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे अपनी माओ के साथ काम करते हैं। जो उनकी माएँ पत्थर तोड़ना, सड़क बनाना या जिस तरीके के कार्य करती हैं, उसी तरीके के कार्य भी ये बच्चे अपनी माओ के साथ किया करते हैं। आगे बढ़ते जा रहे थे तो खतरा भी जैसे जैसे बढ़ रहा था, क्योंकि पहाड़ों पर ऊंचाई की तरफ वो जा रहे थे। तो जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊंचे चले जाते हैं वैसे ही खतरा बढ़ता चला जाता है और रास्ते नैरो होते चले जाते हैं। जगह जगह चेतावनियां लिखी हुई थी। और आगे लेखिका बता रही हैं कि चाय के बागानों में जो पहाड़ी औरतें गाय चराकर जब वापस लौट रही थी तो उनके सिर पर लकड़ियों के भारी गट्ठर थे। आसमान बादलों से घिरा था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से नीचे गुजर रही थी, यानी अब वो नीचे उतर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि चाय के भरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू क्या होता है, एक सिक्किम परिधान होता है, यानी एक ड्रेस होती है, और उस परिधान को पहनकर जो युवतियां हैं वो चाय की पत्तियां तोड़ रही। नदी की तरह उफान लेता उनका सौंदर्य, श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। अब यहाँ पर लेखिका बता रही है कि गगनचुंबी पहाड़ों के बीच सांस लेती एक छोटी सी बस्ती लायुंग तीस्ता नदी के तीर पर लकड़ी के बने घर में ठहरे अपनी सुस्ती दूर करने के उद्देश्य से हाथ मुंह धोकर तीस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर ही वो बैठ गई। पहाड़ वातावरण में अद्भुत शांति आंखें भर आईं। और अब लेखिका लायुंग में सुबह वह टहलने निकली थी क्योंकि उन्हें बर्फ की तलाश थी। कहीं बर्फ उन्हें मिली नहीं। घूमते हुए सिक्किमी युवकों ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। 500 फीट ऊंचाई पर कटाओ में बर्फ मिल जाएगी। कटाओ एक शहर है सिक्किम का जो बहुत ही सुंदर है। कटाओ को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कटाओ पर पड़ी बर्फ ऐसी लग रही थी मानो पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया गया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो तो उसे धूप में बह गई हो। और आगे पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। सभी सैलानी बर्फ में कूद कूद कर आनंद ले रहे थे। घुटनों तक नरम नरम बर्फ थी। ऊपर आसमान और बर्फ के ढके पहाड़ एक हो रहे थे। और कटाओ के इस सौंदर्य को देखकर उन्हें लगा कि इस बर्फीली जन्नत को जी भर के देख लें। कटाओ से जब ये आगे बढ़े तो फौज की छावनियां दिखाई दी। थोड़ी दूर पर चीन की सीमा है जहां सैनिक -15 डिग्री सेल्सियस पर भी पहरा देते हैं। एक सैनिक लेखिका के पूछने पर बता रहा था कि आप चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पहरा देते हैं। लेखिका सोचने लगे कि जिस बर्फीली इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में हम ठिठुरने लग जाते हैं, ये हमारे जवान पोष माघ के महीने में जो कि सर्दियों के सबसे ठंडे माह होते हैं, सब कुछ जब जम जाता है तब कैसे तैनात रहते होंगे। अब लायुंग से युमथांग की ओर बढ़े जहाँ एक नया आकर्षण था। ढेरों रोडोडेंड्रो और प्रियता के फूल थे। इन घाटियों में बंदर भी इन्हें दिखाई दिए। युमथांग पहुंचे तो मंजिल पहुंचने की खुशी थी। वहां चिप्स बेचती सिक्किमी युवती से पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उन्होंने बोला, नहीं मैं इंडियन हूँ। यह सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पहाड़ी कुत्ते भी थे जिन्हें देखकर मणि ने कुत्तों के बारे में बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि समुद्र की तरह कुत्तों पर भी चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा यानी हाई टाइड्स जगाती हैं। जितेंद्र तरह तरह की जानकारियां दे रहा था। यहाँ गुरु नानक की थाली से चावल छिटक गए थे। यहाँ देवी देवताओं का निवास था। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। हम लोग यहाँ गंदगी नहीं फैलाते। हम पहाड़, नदी, झरने आदि की पूजा करते हैं। हम गैंगटोक नहीं गंतोक कहते हैं। जितेंद्र गंतोक के बारे में बताने लगा कि सिक्किम के भारत में मिलने के बाद कप्तान शेखर दत्ता के सोच के अनुसार घाटियों में रास्ते निकाल कर टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया। अभी भी रास्ते बन रहे हैं और नए स्थानों की खोज जारी है। और गैंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसा पर्वतीय स्थल है। यहाँ के लोग बहुत मेहनतकश होते हैं। वह मेहनत से ही अपना जीवन सुरम्य
बना लेते हैं। वहाँ सुबह, रात, शाम सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है और यहाँ के निवासी बहुत परिश्रम करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, इसलिए गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, यह था पाठ साना साना हाथ जोड़ी। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।